28 अप्रैल 1988 अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 243 ने होनोलुलु जाने के लिए हवाई के हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इस तैयारे ने ये फासला 1 घंटे से भी कम वक्त में तय करना था। इस दिन इस परवाज के लिए मौसम साफ था और तैयारे ने बगैर किसी परेशानी के मामूल के मुताबिक उड़ान भरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन टेक ऑफ के चंद लम्हों बाद ही अचानक धमाके से पूरा तैयारा लरज उठा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, फर्स्ट क्लास कैबिन की छत एक झटके से उतरी और जहाज से अलग हो गई। इसके सर पर खुला आसमान देखकर मुसाफिरों और कैबिन क्रू सदमे की हालत में थे। क्या हवा के दबाव ने मुसाफिरों को जहाज से बाहर निकाला? क्या तैयारा हवा में टुकड़े टुकड़े हो गया? ये बोइंग 737-200 सीरीज का तैयारा 1989 में अलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। हवाबाजी की दुनिया में इस दिल दहला देने वाले वाक़ये के बारे में जानने के लिए देखते रहें मिस्टर इन्फॉर्मेटिव के देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अब तक इस तैयारे ने कुल 35,496 घंटे की परवाज मुकम्मल की है, लेकिन अब तक इसकी खिदमत में ये जहाज ज्यादातर मुख्तसर फासले के लिए इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से ये जहाज 90,000 से ज्यादा बार लैंड और टेक ऑफ कर चुका है। इन तमाम मुख्तसर फासले की परवाजों की वजह से ये जहाज अपनी मुकर्रर करदा सरहद से 3 से ज्यादा मरतबा लैंड और टेक ऑफ कर चुका था। हादसे के दिन इस जहाज ने होनोलुलु से हीलो तक 3 बार सफर किया था। एयरपोर्ट पर सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था और जमीनी हिफाजती अमले ने तैयारे का बैरूनी मुआयना मुकम्मल किया। अपनी रिपोर्ट में हिफाजती अमले ने एयरलाइंस में किसी भी किस्म की तकनीकी या जिस्मानी अज़ा का नुकसान का जिक्र नहीं किया। कुछ अर्सा कबल इस जहाज ने अपने मुकर्रर करदा मुआयना के मुताबिक बोइंग सर्विस की बुलेटिन रिपोर्ट पास की थी और इस महीने में किसी किस्म का नुकसान का कोई जिक्र नहीं था। इस परवाज की क़यादत 44 साल कैप्टन रॉबर्ट शॉन्स्टाइमर कर रहे थे, जिन्हें 8500 घंटे परवाज का बेहतरीन तजर्बा था। उनके साथ 36 साल पायलट फर्स्ट ऑफिसर मेडेलन टॉम्किन थी, जिन्हें 3500 घंटे तक बोइंग 737 उड़ाने का तजर्बा था। मजमूई तौर पर दोनों पायलट्स को बोइंग 737 10,000 घंटे से ज्यादा उड़ाने का तजर्बा था। फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरा बेल लॉन्सिंग भी इस दिन अमले के बाकी अरकान के साथ जहाज में मौजूद थी। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुसाफिर जहाज में सवार होने लगे। इसी दौरान बोर्डिंग ब्रिज से गुजरते हुए एक मुसाफिर की नजरें हवाई जहाज के बैरूनी हिस्से के सुराख पर पड़ती हैं, जिससे वो कदरे घबरा जाती है। लेकिन इस बात पर गौर करते हुए कि हवाई अड्डे के अमले को पहले से ही इसका इल्म हो सकता है, वो इसका जिक्र किसी फ्लाइट अमले या हवाई अड्डे के अमले से नहीं करती। तमाम मुसाफिरों को सवार करने के बाद परवाज ने दोपहर 1 बजे के करीब अपना रोल ऑफ अमल शुरू किया। टैक्सी वे से गुजरते हुए तकरीबन 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हीलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट के रास्ते के बाद पायलट जहाज को इसके मुकर्ररा ऊंचाई तक ले जाने के लिए चढ़ाना शुरू कर देता है। आमतौर पर हर फ्लाइट की तरह मुसाफिरों के लिए सीट बेल्ट पहनना जरूरी होता है जब तक कि जहाज अपनी मुकर्ररा ऊंचाई तक ना पहुंच जाए। इसलिए फ्लाइट 243 के तमाम मुसाफिरों ने अपनी सीट बेल्ट भी बांध रखी थी। जैसे ही तैयारा 24,000 फुट की बुलंदी पर पहुंचता है और एक ही झटके से फर्स्ट क्लास कैबिन की पूरी छत टूटकर जहाज से अलग हो जाती है। अचानक धमाके के बाद तैयारे को संभालने वाले पायलट ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। कॉकपिट का दरवाजा और फर्स्ट क्लास कैबिन की छत अलग अलग थी और पायलट अपने पीछे खुला आसमान देख सकता था। तेज हवा के साथ जहाज के टुकड़े पूरे कॉकपिट में इधर उधर उड़ रहे थे। इसकी आंखों के सामने फर्स्ट क्लास कैबिन के मुसाफिर मौत को देखकर सीट बेल्ट की मदद से अपनी सीटों पर चिपके हुए थे। 300 मील फी घंटा की रफ्तार से हवा हर चीज को जहाज से बाहर निकाल रही थी। धमाके के बाद अचानक डिकम्प्रेशन के बाद जहाज के बाएं जानिब का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर जहाज से अलग हो गया। खुशकिस्मती से सीट बेल्ट के साइन ऑन होने की वजह से तमाम मुसाफिरों ने सीट बेल्ट बांध रखी हुई थी, जिसकी वजह से तमाम मुसाफिर अपनी सीटों पर चिपके हुए थे। लेकिन कैबिन क्रू इतना खुशकिस्मत नहीं था। एयर होस्टेस क्लैरा बेल लॉन्सिंग बहुत कोशिश कर रही थी कि एक साइन पैनल पकड़कर जहाज से बाहर ना निकले, लेकिन हवा के दबाव ने क्लैरा बेल लॉन्सिंग को चंद लम्हों बाद जहाज से बाहर निकाल दिया। एक और एयर होस्टेस मिशेल होंडा को भी हवा के दबाव से कैबिन के फर्श पर फेंक दिया गया, लेकिन खुशकिस्मती से एयर होस्टेस मिशेल ने मुसाफिरों की सीट पकड़ ली और खुद को जहाज से बाहर निकलने से बचा लिया। जिंदगी और मौत से लड़ते हुए मुश्किल मुसाफिरों की सीट को थामे हुए एयर होस्टेस मिशेल अब भी मुसाफिरों को पुरसुकून रहने और अपनी सीटें संभालने का मशवरा दे रही थी। कॉकपिट में सांस रोके हुए पायलट ने अपना ऑक्सीजन मास्क पहना और दोबारा जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही इसे एहसास हुआ कि जहाज के बहुत से कंट्रोल नाकाम हो चुके हैं। जहाज आहिस्ता आहिस्ता इसके काबू से बाहर होता जा रहा था। 24,000 फीट के बुलंदी पर हवा के झोंके के दरमियान जहाज तेजी से हिलने लगता है। इस बुलंदी पर कैबिन डिकम्प्रेशन और जहाज की तेज रफ्तारी की वजह से मुसाफिरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। आमतौर पर हवा में कैबिन डिकम्प्रेशन की सूरत में ऑक्सीजन मास्क कैबिन की छत से बाहर आते हैं ताकि मुसाफिर
मुसाफिरों को सांस लेने में मदद मिले, लेकिन यहाँ तो सारी छत उड़ गई। इतनी तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुसाफिर किसी भी वक्त जान से जा सकते थे। पहला ऑफिसर फौरी तौर पर हवाई जहाज के रेडियो को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करता है और होनोलुलु एयरपोर्ट को कॉल करता है और करीबी एयरपोर्ट मोई पर हंगामी लैंडिंग के बारे में मुतल्ला करता है। लेकिन कॉकपिट में इतना शोर था कि होनोलुलु ATC कंट्रोलर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शोर इतना बुलंद था कि पायलट एक दूसरे की आवाजें नहीं सुन सकते थे और हाथों के इशारों में बात करते हुए पायलटों ने जहाज को जल्दी से नीचे लाने का फैसला किया। बगैर कोई वक्त जाया किए पायलट जहाज की नाक नीचे करके जहाज को तेजी से नीचे लाते हैं। पायलट जहाज को इतनी तेजी से नीचे लाते हैं कि एक वक्त में जहाज 4100 फी मिनट की रफ्तार से नीचे आने लगता है। आमतौर पर मुसाफिर जहाज 3000 फीट फी मिनट की रफ्तार से नीचे आता है ताकि पायलट जहाज को कंट्रोल कर सकें और जहाज क्रैश ना हो। लेकिन तमाम मुसाफिरों को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए पायलट्स के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था कि वो जहाज को तेजी से नीचे उतारें। जब जहाज 14000 फीट की बुलंदी पर पहुंच जाता है तो पायलट खुशकिस्मत होते हैं कि वो मोई हवाई अड्डे पर इमरजेंसी सर्विस सेंटर से राब्ता करें और इन्हें इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में मालूमात देते हुए इन्हें एयरपोर्ट पर एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तैयार रखने को कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी के बायस अब फर्स्ट क्लास केबिन में मुसाफिरों का दम घुट रहा होता है, लेकिन जैसे ही जहाज 10,000 फीट की बुलंदी से नीचे आना शुरू होता है तो कैप्टन जहाज की रफ्तार कम कर देता है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगती है। रफ्तार कम करते हुए कैप्टन जहाज को रनवे की तरफ लाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे ही जहाज की रफ्तार कम होती है और 195 मील फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच जाता है, जहाज काबू से बाहर होने लगता है। जल्द ही पायलट्स को अंदाजा हो गया कि अगर इन्हें जहाज को हादसे से बचाना है तो इन्हें जहाज की रफ्तार बढ़ाना होगी, लेकिन इतनी तेज रफ्तारी से जहाज का लैंड करना किसी खतरे से कम नहीं था। महफूज तरीके से उतरने के लिए हवाई जहाज को आमतौर पर 150 मील फी घंटे की रफ्तार से उतरना पड़ता है। पायलट्स ने फैसला किया कि जहाज को क्रैश होने से बेहतर है तेज रफ्तारी से लैंड करना। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर टॉम्किंस से लैंडिंग गियर को नीचे करने को कहा जाता है, जिसके बाद फर्स्ट ऑफिसर फौरी तौर पर लैंडिंग गियर नोब को नीचे करता है। लेकिन लैंडिंग गियर नोब को नीचे करने के बाद भी सामने का लैंडिंग गियर सब्ज नहीं नजर आया, जिसका मतलब है लैंडिंग गियर को नीचे नहीं किया गया। ये देखकर कैप्टन फौरन मैनुअल लीवर में लैंडिंग गियर को नीचे करने की कोशिश करता है। बार बार कोशिश करने के बाद भी लैंडिंग गियर का बटन हल्का सब्ज भी नहीं आया। आमतौर पर ऐसे हालात में पायलट कॉकपिट में कैमरे से भी चेक कर सकते हैं कि लैंडिंग गियर नीचे है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो कैमरा भी नाकाम हो गया। अब पायलट्स के पास ये जानने का कोई और तरीका नहीं था कि सामने का लैंडिंग गियर नीचे है या नहीं। कैप्टन मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था और ये जाने बगैर के सामने का लैंडिंग गियर नीचे है या नहीं वो उतरने का फैसला करता है। अगर सामने का लैंडिंग गियर वाकई नीचे ना होता और जहाज इतनी रफ्तार से उतरता तो वैसे भी इन हालात में पायलट्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पायलट कोई भी खतरा मोल लेना चाहते थे और सिर्फ जहाज को बाहिफाजत लैंड करना चाहते थे, लेकिन खुशकिस्मती से लैंडिंग गियर पहले से नीचे था और सिस्टम की खराबी की वजह से कंट्रोल पैनल में ग्रीन लाइट नहीं आ रही थी और हवा में इस धमाके के तकरीबन 13 मिनट बाद जहाज जो 30 फुट की रफ्तार से उड़ रहा था, बिल आखिर ये जहाज रनवे को टच करता है। कुछ देर रनवे पर चलने के बाद जहाज बाहिफाजत रुक जाता है। इमरजेंसी सर्विस के साथ साथ हवाई अड्डे पर किसी भी मुलाजिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि इतना टूटा फूटा जहाज बाहिफाजत लैंड कैसे कर सकता है। लेकिन किसी ने सही कहा है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और इसकी मिसाल आप लोगों के आंखों के सामने है। जहाज में सवार 99 मुसाफिरों में से 65 मुसाफिर इस वाक़ये में जख्मी हुए थे। इनमें से 8 शदीद जख्मी थे। बदकिस्मती से इस वाक़ये में एयर होस्टेस क्लैरिबल लांसिंग की मौत हो गई और बदकिस्मती से इसकी लाश कभी नहीं मिली। जहाज इतना खराब हुआ कि इसे ठीक करने का सोचा भी नहीं जा सकता था और ये वाक़या इतना होलनाक और दिल दहला देने वाला था कि आग झपकते ही इसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई और फौरन ही इसकी तहकीकात शुरू कर दी गई। तफ्तीशकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक भारी जेट त्यारे की छत हवा में कैसे उड़ गई और कैसे त्यारे से अलग हो गई। आमतौर पर हवाई जहाज के जिस्म का बैरूनी हिस्सा 2.5 मिलीमीटर मोटी धाती चादर से बना होता है। अगर हम सादा जुबान में समझने की कोशिश करें तो ये मोटाई इतनी है जैसे 2 क्रेडिट कार्ड एक दूसरे के ऊपर रखे हों। 4 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी दांत की ये प्लेटें मेटल रिवेट्स की मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यही वजह है कि आम तौर पर ऐसे हालात में सबसे कमज़ोर जगह जोड़ के किनारे पर होती है और इसीलिए तफ्तीशकारों का पहला शक इन मुश्तरका हिस्से पर जाता है। इसके बाद जब तफ्तीशकार तमाम मुसाफिरों से पूछते हैं तो वही मुसाफिर जिसने जहाज़ में सवार होते हुए जहाज़ में दरार देखी थी
اس نے انہیں اس بارے میں بتایا۔ جس جگہ پر مسافر نے دراڑ پڑتی دیکھی تھی، تفتیش کاروں کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہاز میں اسی جگہ دراڑ پڑی ہے۔ اس بلندی پر ہوا میں زیادہ دباؤ کی وجہ سے جہاز کی چھت اس دراڑ سے الگ ہو گئی۔ اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ چند روز قبل ہونے والے سیکیورٹی چیک اپ کے باوجود کسی سروس انسپکٹر کو جہاز میں اس دراڑ کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ اور ظاہر ہے کہ یہ غلطی اس لیے ہوئی تھی کہ طیارہ کمپنی مہینے میں اخراجات کم استعمال کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے فیڈرل ایوییشن کے قوانین کے مطابق جہاز کے صرف اگلے حصے کو ایک اہم جگہ کے طور پر چیک کرنا ضروری تھا۔ جہاز میں باقی تمام جوائنٹس کو چیک کرنا یا نہ کرنا ایئر لائنز کی مرضی پر منحصر تھا۔ تاہم اس جہاز نے سمندری راستے پر اڑان بھرتے ہوئے 35,496 گھنٹے گزارے۔ یہاں کا موسم بہت نم اور نمکین تھا۔ یہ موسم کسی بھی میٹل کی چیز کو زنگ لگانے کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود الوہا ایئر لائنز نے اپنے جہاز کا باقاعدہ اور مکمل معائنہ کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ دیکھ بھال کے دوران اتنی سنگین انسانی غلطیوں کی وجہ سے یہ خوفناک واقعہ پیش آیا۔ معائنے میں پائے جانے والی غلطیاں اتنی خوفناک اور خطرناک تھیں کہ امریکی حکومت نے فوری طور پر دیکھ بھال کے پورے عملے کو تبدیل کرنے کی ہدایت۔ ایک نئی ایئر وردنس ٹاسک فورس بھی تشکیل دی گئی، جس کا بنیادی مقصد تمام جہازوں کو درست طریقے سے چیک کرنا تھا۔ اس نئی ٹیم کے معائنے کے دوران اگر کسی بھی جہاز میں کوئی خرابی پائی گئی تو پوری ایئر لائن کے تمام جہازوں کو دوبارہ چیک کیا جا سکے گا۔ یہ ایئر لائنز انڈسٹری میں بہت بڑی اور اہم تبدیلی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایئر ہوسٹس کلیریبل لانسنگ کو اس کی قیمت اپنی جان دے کر ادا کرنی پڑی۔ اس واقعے میں پائلٹس کے ساتھ ساتھ کیبن کریو کی پوری ٹیم نے اپنا کام بہت بہادری سے کیا، جس کے لیے انہیں کئی بہادری کے اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ اگر آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہے تو براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں۔ ہم آپ کے تعاون کے لیے ہمیشہ آپ کے مشکور رہیں گے۔ شکریہ۔